नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के बारे में भी जाने की इसी के साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इसी के साथ कोरोना से निपटने के लिए भी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बारे में जाने की इसी के साथ आपको बता दें कि चीन को बड़ा झटका देने वाली है रिलायंस इंडस्ट्री। जी आपको बता दें कि किस तरीके से आर्थिक उसका कमर तोड़ने वाले, उसके बारे में विस्तार से जाने की इसी के साथ आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर, कर्नाटका और यूपी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि रमजान में 5 वक्त का नमाज इकट्ठे पढ़ने पर बैन लगाई। भीड़ में सहरी, इफ्तार और मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर भी रोक। सरकार ने जारी की गाइडलाइंस दिया, कहा अगर किसी भी तरीके से इकट्ठा हुए तो जेल में डाल देंगे। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी क्या कुछ एक ऐलान किया, इसके बारे में जानेंगे। लॉकडाउन के बीच स्पेशल यात्रियों के लिए ट्रेन चलवाएगा रेलवे। जी हाँ, सेना के 1200 जवानों और अफसरों के लिए होगी विशेष सुविधा। इसी के साथ दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। शिवराज सिंह चौहान की सरकार को लेकर कुछ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, उसके बारे में जानेंगे। इसी के साथ सबसे बड़ी खबर, चीन से भारत पहुंची 6.5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट। जी हाँ, आपको बता दें कि अब तेजी हो सकेगी टेस्टिंग किट में। इसी के साथ एजाज खान, जी हाँ, एजाज खान को लेकर कुछ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। किस तरीके से वो मीडिया कर्मियों को कोरोना होने की बात कह रहा है, इस तरीके से भड़काऊ पोस्ट ट्विटर पर दिए जा रहे, इसके बारे में विस्तार जाने सब कुछ खबरें करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों के आंकड़ा 12,808 को पार कर गया है, जबकि 428 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो आज 165 मामले सामने हैं, जबकि टोटल आंकड़ा 3081 को पार कर गया है। दिल्ली में 1578, जबकि तमिलनाडु में आज 25 मामले सामने आए, टोटल 1267 मामले हो चुके हैं। राजस्थान में भी 28 मामले सामने आए, टोटल 1104 मामले हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 42 मामले आए हैं, टोटल 980 मामले हो चुके हैं। गुजरात में 105 मामले सामने आए हैं, टोटल 871 हो चले हैं। यूपी की बात करें तो 735 हो चुके हैं। तेलंगाना में 650, आंध्र प्रदेश में 9, टोटल 534 हो चुके हैं। केरला में 387, जबकि कर्नाटका में 34 मामले सामने आए, टोटल 313 हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 300 मामले, पश्चिम बंगाल में आज 18 मामले आए, टोटल 231 हो चले, जबकि हरियाणा में भी आज 9 मामले देखने को मिले, टोटल 213 हो चले हैं। जबकि पंजाब में 186 हैं, जबकि बिहार में 2 मामले सामने आए, टोटल 74 हो चले। ओडिशा में भी 60 है, उत्तराखंड 37, हिमाचल प्रदेश 35, छत्तीसगढ़ में 33, असम में 32, झारखंड 28, चंडीगढ़ में 21 और लद्दाख में 18, यानी इन राज्यों में आज भी एक मामले देखने को नहीं मिले हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं मोदी से असहमत हो सकता हूं, पर इस वक्त नहीं, हमें मिलकर महामारी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जी हाँ, दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कोरोना वायरस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीडिया से बात की है। राहुल ने कहा है कि देश में लागू किया गया लॉकडाउन संक्रमण रोकने का हल नहीं है, इस समस्या के लिए किसी पॉज बटन के जैसा है। उन्होंने कहा है कि संक्रमण रोकने के लिए आक्रामक तरीके से टेस्ट किए जाने चाहिए और इसे टेस्ट को बढ़ाना भी चाहिए। राहुल ने लॉकडाउन के बाद खाने, रोजगार और अर्थव्यवस्था जैसी बातें कही हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और फेसबुक मिलकर चाइनीज सुपर ऐप वी चैट को टक्कर देने की तैयारी। जी हां, मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक मिलकर व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म और यूजर बेस का फायदा उठाकर चाइनीज सुपर ऐप वी चैट का सामान मल्टीपर्पज ऐप बनाने की संभावनाएं तलाश रही हैं। दोनों कंपनियां मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग, टेक्निकल जानकारियां और डोमेन विशेषज्ञत्व को जुटाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे यही विचार है कि इसके माध्यम से यूजर रिलायंस रिटेल्स स्टोर जियो.com से किराए का सामान खरीद सकेंगे और जियो मनी का उपयोग करके भुगतान भी कर सकेंगे। वीचैट की तर्ज पर एक सुपर ऐप बनाने की योजना इसलिए भी है, यहाँ अन्य सुविधाओं के साथ डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, गेमिंग, एयर टिकट बुकिंग एवं होटल बुकिंग को भी आपस में पूरी तरीके से जोड़ कर रखा जाएगा। तो अच्छी खबर होगी, अगर देश में इस तरीके कोई ऐप आते हैं तो हम बिल्कुल भी चीन के ऐप को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी हाँ, ये सभी को सोचना पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और कर्नाटका के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने जारी किया अपने अपने राज्यों में फरमान। जी हाँ, कहा रमजान में 5 वक्त का नमाज इकट्ठे पढ़ने पर बैन। जी हाँ, इसी के साथ लाउड स्पीकर से भी नहीं बजेंगे किसी भी तरीके से सायरन। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कर्नाटका सरकार, यूपी सरकार ने रमजान के महीने में 5 वक्त का नमाज इकट्ठे पढ़ने पर रोक लगा दी है। सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई और राज्य सरकार ने भीड़ में सहरी और इफ्तार पर बैन लगा दिया है।
राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने भी मस्जिदों के कर्मचारियों द्वारा लोगों को नमाज के लिए बुलाए जाने पर भी रोक लगाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फरमान जारी करके कहा था कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति इकट्ठा होता है किसी भी मस्जिद में, यानी किसी भी तरीके से मस्जिदों में इकट्ठा होकर या फिर लाउड स्पीकर से नमाज पढ़ेगा, तो उसके खिलाफ न केवल कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि उसके खिलाफ एनएसए भी लगाया जा सकता है कि किस तरीके से सरकार जिस तरीके से इकट्ठा होने पर रोक लगाई है उस पर अगर उसका उल्लंघन हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ कर्नाटक में भी ये फरमान जारी कर दिया गया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर रमजान में किसी भी तरीके से उल्लंघन किया जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच स्पेशल यात्रियों के लिए ट्रेन चलवाएगा रेलवे। सेना के 1200 जवान और अफसरों के लिए होगी सुविधा। जी हाँ, दरअसल भारतीय रेलवे ने 3 मई तक के लिए यात्री सेवाओं को कैंसिल कर रखा है, लेकिन कुछ स्पेशल यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा सकती हैं। ये स्पेशल यात्री कोई और नहीं बल्कि सेना के जवान और अधिकारी होंगे, जिन्हें बेंगलुरु ले जाकर देश के कई अन्य हिस्सों में उनकी स्थिति और उनके पोस्ट पर छोड़ा जाएगा। दरअसल सेना के करीबी 1200 जवान और अफसर हैं जो बेंगलुरु में हैं। उन्हें इस महीने अपनी ड्यूटी पर तैनाती लेनी है। ये जवान 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते फंस गए हैं, लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, ऐसे में जवानों को ड्यूटी पर पहुंचाने के लिए ट्रेनें चलाने का भी फैसला किया गया है। ट्रेनों के कैंसिल होने के चलते फंसे हुए जवानों को ड्यूटी तक पहुंचाने के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने आपसी तालमेल बनाई है। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर। शिवराज मंत्रिमंडल का गठन इसी हफ्ते 6 से 10 मंत्री बनेंगे। सिंधिया खेमे से पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को दिलाई जा सकती है शपथ। जी हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का गठन करने जा रहे हैं। कोविड-19 को देखते हुए यदि मंत्रिमंडल छोटा रखने पर विचार कर चल रहा है, जिसमें 6 से 10 सीनियर नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा। इसी के साथ केंद्रीय भाजपा से इस पद पे 1-2 दिन में ही चर्चा होने की संभावना है। निर्णय होने के तुरंत बाद ही शपथ का कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री चौहान इस संबंध में मध्य प्रदेश में सीनियर नेताओं के साथ अलग अलग चर्चा कर ली है। कुछ मसलों पर केंद्रीय संगठन से बात करनी है। दिल्ली में हरी झंडी मिलने पर ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। बताया जा रहा है कि कोविड-19 के बीच कुछ गतिविधियां समानांतर रूप से शुरू हो रही हैं, मसलन गेहूं की खरीद आदि, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा एवं खाद्य एवं आपूर्ति, कृषि एवं सहकारिता, पंचायत के साथ ही वित्त एवं वाणिज्यिक कर को देखने के लिए इन मंत्रियों का ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस को देखते हुए चीन में भारत पहुंची 6.5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट की पहली खेप। जी हां, दरअसल भारत को लंबे समय से कोविड-19 परीक्षण के लिए जिन रैपिड टेस्टिंग किट की खेप का इंतजार था वो आखिरकार चीन से भारत पहुंच गया है। इसमें एंटीबॉडी और आरएन एक्सटेंशन किट भी शामिल है। आज से इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में भेज दिया जाएगा। इन किट्स का इस्तेमाल हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किया जाएगा जहां संक्रमण तेज गति से फैल रहा है। पहली खेप में भारत को 6.5 लाख किट मिली है, जिन्हें विभिन्न राज्यों में भेजा जाएगा। वहीं असम को आज 50,000 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भी मिल चुके हैं। ऐसे में अब देश में पूरी तरीके से कोरोना वायरस जांच के मामले में भी तेजी से आएगी। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर। तबलीगी जमातियों ने दिया झटका तो लॉकडाउन ने थामी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन 2.0 हो चुका है, लेकिन इस बीच 21 दिन के पहले चरण पूरा करने के बाद जिस तरीके से जमातियों ने पूरे देश में कोरोना वायरस फैलाया, हालांकि लॉकडाउन ने उस पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। यही कारण है कि अब कोरोना का कमर टूटा नजर आ रहा है। अगर बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 48 घंटे में 34% की कोरोना की कमी आई है, जबकि दिल्ली में तो कल 24 घंटे में 17 ही केसेस सामने आए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि लॉकडाउन भारत के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहा है और पीएम मोदी ने सही समय पर सही निर्णय लेकर इस देश की करोड़ों जनता को बचा लिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना से मरने वाले अलग दफनाए जाएंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बनाया कोविड-19 कब्रिस्तान। जी हाँ, कोरोना से मरने वालों के लिए दफनाने में आ रही परेशानियों को देखते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने दिल्ली के कब्रिस्तान में कब्रिस्तान का नाम दिया है। इस कोविड-19 कब्रिस्तान में कोरोना के संक्रमण की वजह से मरने वाले दफनाए जाएंगे। बोर्ड ने इस बारे में दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग को भी एक पत्र लिखकर ये जानकारी दे दी। बोर्ड का कहना है कि जानकारी के अभाव में लोग कोरोना से मरने वाले कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दे रहे हैं। गौरतलब है कि इस तरह की परेशानी दूसरे राज्यों में भी आ रही है। ऐसे में हमारा मानना है कि इस तरीके से कोविड-19 कब्रिस्तान अलग से बनाए जाने चाहिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आबादी ज़्यादा है लेकिन बीमारी पर नियंत्रण यूपी से सबसे बेहतर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से इस कोरोना वायरस संक्रमण के बीच भी लगातार जिले दर जिले दौरा कर रहे हैं, उससे पूरे यूपी में कोरोना नियंत्रित हो चला है। 23 करोड़ की आबादी वाला यूपी सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 15 अप्रैल तक 727 ही है। वहीं कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना शासित महाराष्ट्र को देखें तो वहां की आबादी 11 करोड़ ही है, जबकि यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 2800 यानी 3000 को पार कर गई है। इसी तरह उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली को देखा जाए
तो जहां पे 2 करोड़ की जनसंख्या वाले इस राज्य में 1561 मामले अब तक आ चुके हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो यूपी ही कहीं ना कहीं इन सब से अच्छे स्थान पे है। फिलहाल चलते हैं बड़ी खबर, कोरोना को हराने के लिए भारत को मिलेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का साथ। जी हाँ, भारत में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक ये मामले बढ़कर 12,000 के पार चले गए हैं। ऐसे में इस महामारी को काबू करने के लिए भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का साथ मिल रहा है। WHO के प्रमुख टेड्रोस ने इसका स्वागत भी किया है। भारत पहले ही पोलियो जैसी बीमारी पर जीत हासिल कर चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोरोना से लड़ने के लिए देश की उन योजनाओं को भी फायदा मिलेगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, फुटपाथ व फेरी पर काम करने वालों को रोजगार दे रही है यूपी की योगी सरकार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन में हर वर्ग की जरूरतों का पूरा ध्यान दे रही है। शहरों में फुटपाथ व फेरी पर काम करने वाले सरकारी सहायता देने के साथ ही रोजगार पर भी जोड़ने की तैयारी कर दी योगी सरकार ने। लॉकडाउन में इन्हें आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देकर इनके जीवन को सरल बनाने का काम किया जा रहा है। नगर विकास विभाग ने यूपी के 60,000 से अधिक वेंडरों को अब तक इससे जोड़ा जा चुका है। इसमें 1 लाख से अधिक की तैयारी है। लॉकडाउन में काम छिनने के बाद खाली हाथ बैठे वेंडरों को रोजगार से जोड़ने का काम सबसे पहले बड़े शहरों, नगर निगमों में हुआ है। इसमें साइकिल, ठेला रिक्शा, हत्थू ठेला इस तरीके से इसमें शामिल। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, एजाज खान को आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करना पड़ा महंगा, भड़के फैंस ने मुंबई पुलिस से की एक्टर और अरेस्ट की मांग। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर एजाज खान ने वीडियो शेयर किया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस वीडियो में उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बातों का भी प्रयोग किया। वीडियो देखते ही लोगों को एजाज खान पर गुस्सा फूटने लगा। वह लगातार एजाज खान को गालियां भी दे रहे हैं और सजा की मांग कर रहे हैं। दरअसल एजाज खान इस वीडियो में सभी पत्रकारों को कोरोना हो जाने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो उसमें मुसलमानों का हाथ होता है, हर चीज़ में मुसलमान होता है। ऐसे में रिपब्लिक टीवी के अर्नव गोस्वामी, इसी के साथ कुछ दिन पहले रजत शर्मा ने भी वहाँ पे एक जामा मस्जिद का मुद्दा उठाया था जहाँ पे मुंबई में भीड़ हुई थी। अब उस पर रजत शर्मा को निशाना साधते उन्होंने कहा कि रजत शर्मा को कोरोना हो जाए। इसी के साथ तमाम ऐसे बड़े बड़े पत्रकारों को कोरोना जैसी धमकी दिया है। इससे में उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? 2 शब्द जरूर लिखिएगा एजाज खान के बारे में। चलते हैं अगली बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव मिला पिज्जा डिलीवरी बॉय, 72 परिवार होम क्वारंटाइन में। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर दिल्ली में 17 कोरोना पॉजिटिव मामले कल आए थे। लेकिन इस बीच राहत की सांस दिल्ली वालों ने ली। लेकिन अचानक एक बार फिर से हड़कंप तब मच गया जब एक पिज्जा वालों में कोरोना की पुष्टि हो गई। अब कोरोना वाला जो है वो पिज्जा वाला लगभग 72 से ज़्यादा परिवारों को अपना पिज्जा डिलीवरी कर चुका था। और इसके बाद देखते आनंद फानंद में पुलिस प्रशासन ने सभी 72 परिवारों को क्वारंटाइन होने का निर्देश जारी कर दिया और उस डिलीवरी बॉय को भी हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, जरा दुनिया भर के हालातों पे चर्चा करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दुनिया भर में जो संक्रमितों की संख्या है वो 20,64,000 को पार कर गई है। जी हाँ, अब तक 20,72,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1,37,000 हो चली है। अमेरिका में ही 6,44,000 मामले अब तक आ चुके हैं, जबकि 28,500 की मृत्यु हो चुकी है। स्पेन में 1,80,000 मामले आ चुके हैं, जबकि 18,500 की मौत हो चुकी है। इटली में 1,65,000 मामले आ चुके हैं, जबकि 21,500 की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 1,06,000 की संक्रमित हुए, जबकि 17,000 की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में तो 98,000 में ही 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, भरतपुर में गुटखा थूकने पर 2 गिरफ्तार। महामारी के दौरान राज्य में ऐसी पहली कार्रवाई। 30 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा। दरअसल लॉकडाउन फेज 2 के दूसरे दिन गुरुवार के राजस्थान में 35 नए पॉजिटिव केस सामने आ गए। इसमें टोंक में 11, जोधपुर में 10, झुंझुनू में 2, बीकानेर, अजमेर में 1 संक्रमित पाए गए। ये सभी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने से बीमार हुए थे। इसके साथ ही राज्य के संक्रमितों का आंकड़ा 1,101 पहुंच गया है। उधर भरतपुर में सार्वजनिक जगहों पर गुटखा थूकने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना महामारी के बीच राज्य में किसी भी तरीके की कार्रवाई के पहला मामला सामने आया है। हालांकि आपको बता दें कि न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश भर में गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी करके किसी भी तरीके से थूकने पर रोक लगाई गई है। ऐसा करते पाए जाने पर सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार लाएगी दूसरा प्रोत्साहन पैकेज। पीएम मोदी से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जी हाँ, कोरोना वायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सरकार दूसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने की दिशा में काम कर रही है। इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार यानी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किया है। इस मुलाकात में प्रोत्साहन पैकेज पर चर्चा बनी है और सहमति भी नहीं है। माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इसका ऐलान भी किया जा सकता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सलमान खान ने जिस तरीके से खास करके मुरादाबाद में जिस स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ है, उसको लेकर सलमान खान ने जमकर उन मुसलमानों को, कट्टर जिहादियों को जमकर भड़ास निकाली।
उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ लोग, चंद लोग जो इस देश में स्वयं में भी कोरोना संक्रमित तो करेंगे ही, परिवार को भी ले चलेंगे और इस समाज को भी यहाँ से ले चलेंगे। इस तरीके से ऐसे लोगों को सचेत रहना, ऐसे में घर में रहें और घर में ही रहें। और इस तरीके से कुछ लोग समाज के दुश्मन जो हैं वो पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्यकर्मियों पर पत्थर फेंक रहे हैं। क्या वो चाहते हैं कि अब उनके खिलाफ सेना ही कार्रवाई करे? पुलिस प्रशासन से उनसे समझ नहीं आता है, सीधे साधे उनको समझ नहीं आता। इस तरीके से सलमान खान ने हिदायत भी दी है, डाली है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।